तो चलिए आज ब्रिटिश भारत के इतिहास के एक ऐसे कानून को समझते हैं जो ना एक पहेली की तरह था। ये था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। एक ऐसा कानून जिसने भविष्य के लिए कुछ दरवाजे तो खोले, पर साथ ही कई दरवाजों पर ताला भी लगा दिया। और असल सवाल यही है, जब ताकत बांटी जाती है तो कैसे बांटी जाती है? क्या दिल खोलकर, या फिर बहुत हिसाब किताब से एक एक छोटा टुकड़ा करके? ये सवाल इस पूरे एक्ट की आत्मा है। क्या ये वाकई में भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदार बनाने की कोशिश थी, या बस बढ़ते हुए गुस्से को शांत करने का एक तरीका? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी आज की पड़ताल 4 हिस्सों में चलेगी। पहले हम देखेंगे कि ये दरवाजे में दरार पड़ी कैसे। फिर बात करेंगे कि आवाज उठाने का क्या वादा किया गया था। इसके बाद समझेंगे कि इस शक्ति की असल सीमाएं क्या थी, और आखिर में देखेंगे कि इसने भविष्य के लिए कैसी नींव रखी। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1861 के बाद से। देखिए, उस वक्त तक भारत में एक पढ़ा लिखा तबका तैयार हो चुका था। वो अब जागरूक हो रहे थे, और वो अब सिर्फ तमाशा नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश कैसे चल रहा है इसमें उनकी भी कोई भूमिका हो। तो एक तरह का प्रेशर, एक दबाव बन रहा था। और इसी राजनीतिक खिंचाव से, इसी टेंशन से जन्म हुआ 1892 के एक्ट का। ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा था। उन्हें भारतीयों को ये दिखाना भी था कि हाँ, हम आपकी सुन रहे हैं, पर साथ ही ये भी पक्का करना था कि असली ताकत उनके हाथ से ना चली जाए। मतलब ये एक बहुत ही नाजुक खेल था। तो सवाल यह है कि इस नाजुक खेल में भारतीयों के हाथ आया क्या? चलिए पहले सिक्के का अच्छा पहलू देखते हैं, क्योंकि कई मायनों में ये वाकई एक बहुत जरूरी कदम था। इसने कुछ ऐसे अधिकार दिए जो पहले नहीं थे। तो असल में बदला क्या? पहली बात, काउंसिल्स में भारतीय गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मतलब ज्यादा भारतीय चेहरे दिखने लगे। दूसरी चीज, एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। अब जिला बोर्ड और यूनिवर्सिटीज जैसे संस्थान अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज सकते थे। और शायद सबसे बड़ा अधिकार जो मिला वो था बजट पर चर्चा करने का, और हाँ, सरकार से सवाल पूछने का भी। बस इसके लिए 6 दिन का नोटिस देना पड़ता था। अब देखिए, इन सुधारों का असर एक चेन रिएक्शन जैसा था। जब भागीदारी बढ़ी तो सरकार की जवाबदेही भी थोड़ी बढ़ी, और इन दोनों चीजों ने मिलकर भविष्य के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, मतलब एक प्रतिनिधि सरकार की नींव रख दी। हाँ, ये प्रोसेस बहुत धीमा था, पर कम से कम एक दिशा तो तय हो गई थी। लेकिन कहानी कभी भी इतनी सीधी नहीं होती है ना। जैसा कि अक्सर होता है, जो चीज एक हाथ से दी जाती है उसकी ताकत दूसरे हाथ से खींच भी ली जाती है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जानते हैं कि इस एक्ट की असली सीमाएं क्या थीं। और यहीं पर इस कानून का असली पेंच छुपा है। देखिए, भारतीयों को अपनी बात रखने के लिए एक मंच तो मिल गया था। वो बहस कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे। लेकिन जो असली ताकत थी, मतलब कानून बनाने का जो आखिरी फैसला था, वो अभी भी पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के ही हाथों में था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थीं, वो एक एडवाइजरी कमेटी, मतलब एक सलाहकार समिति से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उनकी सलाह मानो या ना मानो, ये पूरी तरह से सरकार की मर्जी थी। आम जनता के लिए कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं था, और सारे बड़े फैसले लेने की ताकत अभी भी लंदन और वाइसरॉय के दफ्तर में ही थी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसमें इतनी कमियां थीं तो हम इसे आज याद ही क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इसकी असली विरासत इसमें नहीं है कि इसने क्या दिया, बल्कि इसमें है कि इसने भविष्य के लिए क्या रास्ता बनाया। देखिए, 1892 का ये जो एक्ट था ना, वो असल में एक पुल की तरह था। ये 1861 के छोटे से कदम और 1909 के बड़े मॉर्लेमेंटो सुधारों के बीच का पुल। ये खुद कोई मंजिल नहीं था, पर इसने आगे की मंजिल का रास्ता जरूर खोल दिया था। ये एक कैटलिस्ट था, एक उत्प्रेरक। तो कुल मिलाकर 1892 के अधिनियम का सार यही है। ये एक बहुत ही सोचा समझा, कंट्रोल किया हुआ और सतर्क कदम था। ये एक सुधार था, कोई क्रांति नहीं। ये मंजिल नहीं थी, लेकिन उस मंजिल की तरफ जाने वाले लंबे रास्ते पर एक बहुत जरूरी मील का पत्थर जरूर था। और हम अपनी बात को इसी सवाल पर आके छोड़ते हैं, क्या ये वाकई में एक सच्चा सुधार था, भारतीयों को शासन में शामिल करने की एक ईमानदार कोशिश, या फिर ये सिर्फ राष्ट्रवादी आंदोलन के बढ़ते दबाव को कम करने की एक बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल थी? शायद इसका जवाब इन दोनों के कहीं बीच में छिपा है।